अमेरिका ने भारत को अगले 30 दिनों तक रूसी तेल खरीदने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा कर दी है। 6 मार्च 2026 की सुबह जब एक अमेरिका के वित्त मंत्री ट्वीट करते हैं तो ट्वीट करने के बाद फिर सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा होना शुरू हो जाता है। चर्चा होने के पीछे की जो मुख्य वजह बताई जाती हैं वो ये भी था कि अमेरिका ने रूसी तेल लेने के लिए पहले मना किया था तो भारत को फिर अपने कदम पीछे हटाने पड़े थे। अब ऐसा दौर शुरू हो गया है कि अमेरिका ने भारत से फिर से कहा है कि अगले 30 दिनों तक तुम रूसी तेल खरीद सकते हो और ये जो नियम हैं वो 4 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे, लागू रहेंगे। जैसे ये बात कही जाती है उसके बाद फिर एक सवाल भी उठना शुरू हो जाता है। पहले जो रूसी तेल दे रहा था तो वो सस्ते दामों पर लगा रहा था और जब सस्ते दामों पर लगा रहा था तब संबंध भी ठीक ठाक थे, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं कि जहां ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है तो ऐसी स्थिति में रूसी इस बात का फायदा उठा सकते हैं। वो पहले जो सस्ते दामों में तेल दे रहे थे अब उस तेल के रेट वो दाम जो हैं वो ज़्यादा लगा सकते हैं। अब जो वो दाम ज़्यादा लगाएंगे नहीं लगाएंगे इस बात की तो खैर बाद में चर्चा होगी, लेकिन पहली चर्चा यह है कि विपक्ष ने अब अमेरिका की और भारत के रिश्तों को लेकर कई तरह की बातें करना शुरू कर दिया है। वो कहना शुरू कर दिया कि भारत अमेरिका के हाथों की पूरी तरह से कठपुतली बनकर रह गया है। जैसा अमेरिका भारत को नचाना चाहता है भारत वैसे ही नाचने लगता है। अगर वो कहता है कि तेल खरीदना है तो खरीदेगा, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदेगा। ऐसी भी क्या मजबूरी है? सवाल बार बार यही उठता है कि जो अमेरिका के करेगा या कहेगा वही भारत करेगा, वो कहेगा, और जो अमेरिका नहीं कहेगा भारत उस पर बिल्कुल भी चुप रहेगा। तो ऐसी क्या मजबूरी है? इस मजबूरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। ये तारीख थी 19 फरवरी 2026 की और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होते हैं और यहाँ पर मिलान 2026 का उद्घाटन हो रहा था। इसमें नौसैनिक अभ्यास और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी कि IFR का एक तरह से उद्घाटन था। इसमें 74 देश शामिल हुए थे और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि भाईचारा आपस में बढ़ाना है, सहभागिता आपस में बढ़ानी है, एक दूसरे का बुरे वक्त में आने पर सहयोग भी करना है। 74 देश शामिल होते हैं। सभी देश अपने युद्धपोत और पनडुब्बी लेके आए थे। युद्धपोत की अगर बात करें तो इसमें 71 युद्धपोत थे और बाकी इसमें 3 पनडुब्बी थी। 71 युद्धपोत जो होते हैं, आप इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें तो एक तरह से कह सकते हैं कि समुद्र में जो युद्ध के लिए तैयार किया गया एक बड़ा जहाज होता है और वो चलता फिरता एक तरह का एयरपोर्ट होता है। उस पर हथियारों से लैस होता है, मिसाइलें होती हैं, तोपें होती हैं, उसके अंदर टारपीडो होता है और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगे उसके अंदर होते हैं। जब ये प्रोग्राम होता है तो न केवल यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे बल्कि 74 देशों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी नौसेना का प्रदर्शन किया था। ये बताने की कोशिश की थी कि हमारे पास इस तरह की मिसाइलें हैं, हमारे पास इस तरह के हथियार हैं, हमारे पास ये सुख सुविधाएं। युद्धपोत की एक सबसे खास बात ये भी होती है कि सीधे सीधे अगर हमला किया जाए तो उस पर शायद उन युद्धपोत पर इसका इतना सीधे से सीधे असर नहीं पड़ता है। 15 फरवरी को ये शुरू होता है और 25 फरवरी को ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो मेहमान आए थे वो मेहमान अपने अपने घरों को वापस लौट रहे थे। समुद्र की राह से आए थे और समुद्र की राह से ही वो वापस जा रहे थे। ऐसी तारीख आती है 4 मार्च 2026 की सुबह का वक्त था कि अमेरिकी पनडुब्बी आती है और अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में एक ईरान का युद्धपोत था जिसका नाम IRIN डेना, इसको उन्होंने निशाना बनाया। निशाना बनाने के बाद अगर ऊपर से हमला करते तो शायद इस पर इतना हमले का असर नहीं होता, लेकिन उनकी पनडुब्बी नीचे समुद्र के अंदर जाती है और जाने के बाद वो ऊपर उठ जाती है और जैसे ऊपर उठती है तो जो युद्धपोत होता है वो डूब जाता है। जैसे डूबता है तो इसके अंदर जो बैठे हुए लगभग 150 नौसैनिक होते हैं, उनके चालक दल, क्रू, सभी तरह के इसमें मजदूर भी थे, ऑफिसर भी, सभी तरह के जो उसमें कर्मचारी और अधिकारी थे। अब वो एकदम से गिर जाता है और गिरने के बाद फिर वो जब डूब रहा था युद्धपोत तो डूबने के बाद फिर इसमें चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और हाहाकार मचने से फिर आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रहती। वहाँ से 81 किलोमीटर श्रीलंका की जो सीमा है वो पड़ती है, समुद्र तट। तो वहाँ से ये पता चल जाता है कि इस तरह से एक हमला हुआ है और हमले होने के बाद श्रीलंका ने अपने सैनिकों को वहाँ भेजा ताकि बचाव कार्य किया जा सके। और बचाव कार्य जब होता है तो 87 सैनिक इसमें ईरानी मारे जाते हैं, लेकिन 32 ऐसे सैनिक होते हैं जिनको श्रीलंका वाले बचा लेते हैं और जो घायल होते हैं उन्हें उपचार के लिए उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। युद्ध का एक नियम होता है, जब भी कभी ऐसा कोई युद्ध होगा तो पहले वो आगाह किया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि हम आप पर हमला कर रहे हैं, इसलिए आप सतर्क हो जाइए। लेकिन अमेरिका ने इस तरह की कोई चेतावनी नहीं दी थी। पनडुब्बी आती है, पानी के अंदर जाती है, उसके बाद वो ऊपर उठ जाती है और उनका जो युद्धपोत होता है
वो विशाल का एक तरह से पूरा बड़ा एयरपोर्ट होता है, वो समुद्र में एकदम समा जाता है। और एक नियम ये भी है कि जब कभी सैनिक मारे जाते होते हैं तो जो मर गया उसके खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो बचे हुए उनको बंधक बना लिया जाता है। इन्होंने किसी को बंधक नहीं बनाया, बल्कि सबको पानी में डाल दिया गया, एक तरह से उनकी हत्या कर दी गई, उनको डुबो कर मारने की पूरी पूरी प्लानिंग थी। और अमेरिका इस बात को वो ट्वीट करके बताता है कि हमने ये सब काम कर दिया। और जब ऐसा काम किया जाता है तो उस बात को लेकर फिर चर्चा होना शुरू हो जाती है। चारों तरफ इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि भारत का जो मेहमान था, उस मेहमान के साथ अमेरिका ने इस तरह का सलूक किया, कम से कम भारत को तो बताना चाहिए था। और जो भारत की सीमा में था, हिंद महासागर में था, जिसको भारत का अभिभावक भी कहा जाता है, तो उसके बाद ऐसी स्थिति अमेरिका को नहीं करनी चाहिए थी। अमेरिका से तो वैसे भी संबंध बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, सही ठीक ठाक संबंध है, व्यापारिक संबंध है। वो हमारे यहाँ से सामान खरीदते हैं, हमारे वहाँ सामान पहुँचते हैं, तो उसके बावजूद भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। विपक्ष ने सीधा सीधा कहना शुरू कर दिया कि आखिरकार भारत को इस बात पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए कि आपने ही तो उन्हें मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था अपने घर पर, और वो अपनी नौसैनिक अपने युद्धपोत का प्रदर्शन करने के लिए आए थे, आपके इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए थे, लेकिन आपने कोई ऐसा कुछ नहीं किया। और विपक्ष ये कहने लगता है कि भारत अमेरिका के हाथों की पूरी तरह से कठपुतली बनकर रह गया है, जैसा अमेरिका चाहेगा वैसे ही करेगा। और विपक्ष ने जब घेरा तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि कोई प्रतिक्रिया आएगी नहीं, और प्रतिक्रिया इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि दुनिया में करीब करीब 190 देश ऐसे हैं जो सीधे सीधे अमेरिका की बात को टाल नहीं सकते, यानी कि वो सीधे सीधे ना टाल सकते हैं तो मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। उसमें अधिकांश देश अगर बात करें तो या तो आर्थिक रूप से या सैन्य रूप से अमेरिका पे पूरी तरह से निर्भर हैं। 5 देश ऐसे भी हैं जो अमेरिका पे निर्भर नहीं है, और वो अमेरिका के आगे झुकने की कोशिश भी नहीं करते, वो साफ साफ इनकार कर देते हैं, वो अपनी शर्तों के हिसाब से जीते हैं। अगर हम 5 देशों की बात करें तो पहला देश है रूस। रूस और अमेरिका के बीच दशकों से शीत युद्ध जैसी स्थिति रही है। यूक्रेन के युद्ध के बाद से रूस पर अमेरिका ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस ने झुकने की बजाय अपनी सैन्य और आर्थिक रणनीतियों को और आक्रामक बना दिया। ऐसे ही देश है चीन। चीन वर्तमान में अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक और रणनीतिक प्रतिद्वंदी है। व्यापार, ट्रेड वार, तकनीक जैसे क्या 5G और AI और ताइवान के मुद्दे पर चीन लगातार अमेरिका के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे ही है उत्तर कोरिया। यह देश शायद अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द माना जाता है। किम जोंग उन के नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने अमेरिकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अपने परमाणु और मिसाइल परीक्षण लगातार जारी रखे, यानी कि वो उससे घबराता नहीं है। ऐसे ही क्यूबा है। क्यूबा अमेरिका के बिल्कुल करीब होने के बावजूद क्यूबा दशकों से अमेरिकी आर्थिक नाकाबंदी झेल रहा है, लेकिन उसने अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा और शासन प्रणाली को नहीं बदला। ऐसा ही 5वां देश है जिसका नाम है ईरान। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान में एक दौर ऐसा था जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन हुआ करता था। उस वक्त जो ईरानी नागरिक थे इस शाह मोहम्मद रजा पहलवी को कहते थे कि ये अमेरिका के हाथों की कठपुतली है, अमेरिका इसको जैसा चाहता है वैसे ही नचाता है। न केवल अमेरिका बल्कि ब्रिटेन, जैसा जैसा वो कहते थे अमेरिका और ब्रिटेन, वैसे ही ईरान को ये बात माननी पड़ती थी। इसी बीच में एक नया नेता के रूप में उभरे थे जिनका नाम आयतुल्लाह अली खामेनी। इनके नेतृत्व में फिर आवाम तक मैसेज पहुंचता है और उन्होंने आवाम को बताना शुरू कर दिया कि भाई हमारे देश के अंदर पश्चिम जो संस्कृति है बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, हमें इस पश्चिमी संस्कृति को भी रोकना है और अमेरिका के हाथों की कभी कठपुतली नहीं बनना है। इसलिए हमें एक साथ खड़ा होना है और खड़े होने के बाद जो हमारा शासक है, जो हमारा लीडर है, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, क्योंकि वो एक तरह से आज़ाद होकर भी गुलामी जैसे काम कर रहा है। जब इस तरह की बात आती है, 7 जनवरी साल 1978 की बात है, तब ये इस्लामी क्रांति जिसको ईरानी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और 11 फरवरी साल 1979 के लगभग 1 साल 1 महीने और 4 दिन तक जनता के बीच में जनता खुद विरोध करती है, प्रदर्शन करती है, और जो लीडर होता है उसके खिलाफ एक तरह से मुखर हो जाते हैं, आवाज़ लगाई जाती है। 98% यानी कि 98% जनता ने ये पूरी तरह से मन बना लिया था कि हमें शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन नहीं चाहिए, और ये एक तरह से एक अपनी शर्तों के हिसाब से जीने वाली बात रखते हैं, और ये बात बिल्कुल मान ली जाती है। यहाँ के जो शाह मोहम्मद रजा पहलवी होते हैं उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ता है, और यहाँ पूरी तरह से कह सकते हैं कि 11 फरवरी साल 1979 तक ये जो उसकी सत्ता खत्म हो जाती है। अब आयतुल्लाह अली खामेनी की सत्ता सामने आ जाती है, और जैसे उन्होंने
अपने जनता को बताया, वैसी शर्तों के हिसाब से वो जीना शुरू कर देते हैं और उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब अमेरिका के हाथों की कभी भी कठपुतली नहीं बनेंगे। साल दर साल बीतते गए और अमेरिका के कई राष्ट्रपति बदलते चले गए। रोनाल्ड लीगल, जॉर्ज H.W. बुश, बिल क्लिंटन, जॉर्ज W. बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, फिर जो बाइडन आते हैं और जनवरी 2025 में फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ जाती है। और इस बीच में जब लगातार राष्ट्रपति बदल रहे थे तो इस बीच में साल 1980 की बात है, ऑपरेशन ईगल कला चलाया गया था। 1987 में ऑपरेशन निम्बल ऑर्चर चलाया गया था ईरान के खिलाफ। 1988 में ऑपरेशन पैपिंग मैंटिस चलाया गया था और जनवरी 2020 में ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया गया था। हालांकि इसका बदला ईरान ने लिया था और इराक के अंदर जो अमेरिकी सैन्य बेड़े थे वहां पर खूब अच्छी खासी तादाद में बमबारी कर दी थी। और इसी बात को देखते हुए पूरी दुनिया को इजराइल ने और अमेरिका ने ये बताने की कोशिश की है कि जो ईरान है वो एक आतंकवादी देश है और यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, यहाँ पर परमाणु हथियार बन रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं। इस तरह का एक संदेश दिया जाता है। संदेश देने के बाद चेतावनी स्वरूप ही बस एक ड्रोन छोड़ा जाता है। ड्रोन छोड़ने के बाद फिर बमबारी होना शुरू हो जाती है। 28 फरवरी 2026 को ये लड़ाई ऐसी शुरू होती है कि ये शुरू तो हो जाती है, अमेरिका इसमें साथ देता है क्योंकि अमेरिका तो चाहता था कि ईरान उसके हाथों की कठपुतली बन जाए। वहां जब लड़ाई झगड़ा होगा, इन्होंने ऐसी प्लानिंग की थी इजराइल ने और अमेरिका ने कि सीधे ही जो इसका लीडर है, सुप्रीमो है आयतुल्ला अली खामेनेई को मार दिया जाएगा। इसमें पूरे देश में विद्रोह फैल जाएगा, लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। और जैसे लोग सड़कों पे उतरेंगे तो उसके बाद फिर हम बीच में आएंगे और कहेंगे भी लोकतंत्र का ज़माना है, लोकतंत्र से काम चलाओ, जो वोट डालना है वोट डालने के बाद जिसकी सत्ता बन जाती है उसे सत्ता में आने दीजिए। ये कुछ इस तरह की रणनीति चाहते थे, लेकिन वहाँ पर इस तरह की रणनीति कामयाब नहीं होती है। आयतुल्ला के मारे जाने के बाद जनता सड़कों पर उतर आती है और उनकी मौत का एक तरह से मातम मनाती है। और वो कहती है कि उनका जो लीडर था वो डरा नहीं, वो चाहता तो बंकर में जाकर छुप सकता था, अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि देश के लिए वो अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। और उन्हें ये संदेश दिया कि डरना नहीं है, चाहे ऐसे कितने ही आयतुल्ला मारे जाएं, लेकिन पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ये साल 1979 से लेकर लड़ाई चल रही थी और अभी तक ये लड़ाई जारी है कि अमेरिका के सामने किसी भी कीमत पर झुकना नहीं है। सत्ता परिवर्तन हुआ नहीं और उसके बाद जैसा था वैसी स्थिति चली जाती है। और अमेरिका का एक जो सपना था, शाह मोहम्मद रजा पहलवी का दौर फिर से लौट आएगा। यहाँ के तेल अपने होंगे, यहाँ की गैस अपनी होगी, यहाँ की सेना अपनी होगी, यहाँ के ड्रोन अपने होंगे, यहाँ का सब कुछ अपना होगा, जैसे चाहेंगे वैसा होगा। और इसी हिसाब को देखते हुए अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया है, न केवल ईरान का ही नुकसान हो रहा है बल्कि इजराइल का भी बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है, अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान बताया जाता है कि अरबों डॉलर का अब तक नुकसान हो चुका है। और हर दिन जब जिस तादाद में लगातार ये युद्ध बढ़ता चला जा रहा है, खाड़ी देशों में अलग अलग जगहों पर बमबारी की जा रही है, जहां जो जिसका साथी होता है, जो अमेरिका का जो भी साथ दे रहा है, चाहे कोई सा भी खाड़ी देश हो, ईरान वहीं पर हमला कर देता है। ईरान ने भी अपने आप को दिखाने की कोशिश की है कि ये युद्ध असीमित दिनों तक चलता रहे तो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे नहीं हटने वाले। अमेरिका भी यही चाहता है कि इस युद्ध को थोड़ा लंबे समय तक खींचा जाएगा और जैसे लंबे समय तक ये युद्ध खिंचता रहेगा तो उसके बाद फिर ये ईरान टूट जाएगा तो फिर पीछे हटना पड़ेगा और जैसा हम चाहेंगे फिर वैसा ही होगा। इस लड़ाई झगड़े में, इस युद्ध में 1200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सरकारी बिल्डिंगें या फिर गैर सरकारी बिल्डिंगें, घर हों, ये बहुत बड़ी मात्रा में तबाह हो चुके हैं। और युद्ध का असर अब अन्य देशों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। अन्य देशों पर पड़ने की जो मुख्य वजह है वो वजह ये भी है क्योंकि एक हार्मुज जल डमरू मध्य एक जगह लगती है जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल वहां से ही होकर जाता है। अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो फिर पूरी दुनिया में जो 20% तेल जाता है तो वो तेल मिलना बंद हो जाएगा। और तेल मिलना बंद हो जाएगा तो दिक्कतें होना स्वाभाविक हैं। और ये जो हिस्सा आता है वो ईरान के हिस्से में आता है। ईरान ने जब से युद्ध हुआ है तब से इस जगह को, जिसका नाम हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, उस पर तेल की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित कर दी गई है। जब बाधित हो गई है तो फिर दुनिया में जो तेल मिलना था वो मिल नहीं पा रहा है। यानी कि अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला जाएगा, ये युद्ध अगर जारी रहा 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, तो वैसे वैसे तेल की आपूर्ति कम होती चली जाएगी। और जो तेल की आपूर्ति कम होगी तो जितने भी वाहन चलते हैं, जितनी भी कंपनियां चलती हैं, जो तेल से चलने वाले साधन हैं वो पूरी तरह से ठप हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में लगातार नुकसान हो जाएगा और देशों को, ईरान को तो नुकसान हो ही रहा है,
अमेरिका को युद्ध करने में नुकसान हो रहा है, इजराइल को युद्ध करने में नुकसान हो रहा है, और इस लड़ाई झगड़े से अन्य देशों को भी नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तेल की आपूर्ति नहीं होगी तो फिर व्यापार का पहिया रुकना स्वाभाविक है। आयात रुकेगा, निर्यात रुकेगा, पैसे का आवागमन पूरी तरह से रुकेगा, तो फिर दिक्कतें होना लाजमी है। इसके बाद फिर कहीं ना कहीं पूरी ताकत लगाई जा रही है कि ये युद्ध लगातार चलता रहे, और चलता रहे तो फिर ईरान को घुटनों पर लाया जाए। लेकिन ईरान ने भी कसम खाई है कि वो घुटनों पर नहीं आएगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए। ऐसी स्थिति में ही भारत को ये अमेरिका की तरफ से अनुमति दे दी जाती है कि अगले 4 अप्रैल 2026 तक आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। अब हालांकि पहले भारत रूस से ही तेल खरीदा करता था, लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद, अमेरिका की ऐसी शर्तों के बाद भारत को पीछे हटना पड़ा, और एक बार फिर से अमेरिका ने जब छूट दे दी तो उसे वहीं जाना पड़ा। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि दुनिया में जितना भी कारोबार होता है, लगभग 80% कारोबार वो अमेरिकी डॉलर के हिसाब से ही होता है, और अमेरिकी डॉलर जो होता है वो स्विफ्ट नेटवर्क यानी कि SWIFT जो स्विफ्ट नेटवर्क होता है वो वैश्विक मैसेजिंग सिस्टम होता है। इसके बिना अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के बीच जो पैसे का लेन देन होता है वो किसी भी कीमत पर हो नहीं पाएगा, यानी कि एक तरह से पूरी तरह से कह सकते हैं असंभव हो जाएगा। ऐसे मान के चलिए जैसे जितने भी यूट्यूबर होते हैं, यूट्यूबर को जो इनकम होती है वो डॉलर में होती है, और वो जो पैसे होते हैं वो स्विफ्ट के माध्यम से ही एक्सचेंज हो जाते हैं अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग देशों में। जितने भी यूट्यूबर हैं, भारत के हैं तो रुपीज़ में हो जाएंगे, पाकिस्तान के हैं तो रुपीज़ में हो जाएंगे, या फिर किसी और, चाहे वो सऊदी अरब का है तो या फिर श्रीलंका अन्य मुल्कों का है, तो उस हिसाब से वो पैसे उस हिसाब से वो कन्वर्ट होते चले जाते हैं। अब अगर कोशिश भी की जाए, क्योंकि जो लगभग 190 देश हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से वो कहीं ना कहीं अमेरिका पर निर्भर हैं, इसलिए 190 देशों को तो बात माननी ही पड़ती है, अब चाहे वो कोई हाथों की कठपुतली कहे या कुछ और बात कहे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये मोहम्मद फरमान पाशा हैं जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, और सामिया हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ ही बदायूं के रहने वाले हैं अफजल सैफी, आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सुल्तान अहमद, केविंदर सिंह, अजय कुमार, रेखा वर्मा, विशाल पांडे, कृष्णा जांगड़ा, राकेश प्रजापति, अर्जुन लाल, रंजीत साहनी, जय सिंह, वीर सैन कश्यप, विनोद कुमार सोनकर, मोहम्मद तौसीफ, मनोज सिंह कुशवाहा, प्रमोद कुमार, प्रवीण बघेल, अनुराग राणा, सोमवीर सोलंकी, सूरज कुमार बिहार से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।